ओके स्टूडेंट, अच्छा बाबा अब हम जाते हैं आयोनाइजेशन पावर की कैलकुलेशन के लिए। आयोनाइजेशन पावर किस तरह से मालूम किया जाता है उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम आते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर पे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर बुनियादी तौर पे है क्या। अच्छा सुनो, पहले मैं अरेंजमेंट आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बुनियादी तौर पे क्या होता है, एक बड़ा सिंपल सिलेंडर है, इस तरह से ये समझ लो, ये इसका एक पर्टिकुलर सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में हमने क्या किया है कि एक पिस्टन भी रख दिया, पिस्टन, ओके, जिसकी पोजीशन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विड रखा है। अच्छा लिक्विड आप ऐसा रखें जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, लाइक पानी है, वाटर है, इट कैन बी यूज फॉर एन अल्कोहल एज वेल, अल्कोहल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की छोड़ दी, ठीक है, यहाँ पे भी, जहाँ से हम लाइट दे सकते हैं, और ये विंडो हमने यहाँ पे भी रखी ताकि ये लाइट इस तरह से पास भी हो जाए आगे, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या होता है, आगे हमने एक कैप लगा दी, ढक्कन लगा दिया यहाँ पे, ये इस तरह से, ठीक है। सो ये बड़ी सादी सी एक अरेंजमेंट है, ये आपका सिंपली ऐसे समझ लें, सिंपल एक कैप है, ये आपका इनलेट है, मतलब ये वो चीज़ है जहाँ से हम लाइट देते हैं। अच्छा ऊपर आपने क्या किया है कि पर्टिकुलर एक यहाँ पे कैप लगा दिया, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे हमने एक कैमरा भी लगा दी, तो ये समझ लें आपका सिंपली एक कैमरा है। अब मैं समझा दूँ होता क्या है। सबसे पहले आपने पता क्या करना है, ये जो आपने लिक्विड भरा है, अच्छा ये खुला हुआ नहीं है, ये बंद है, ठीक है, पर ये कि ये ट्रांसपेरेंट है ताकि यहाँ से हम लाइट दे भी सकें, लाइट हम यहाँ से पास भी कर सकें मज़े से। अच्छा पहले आपने क्या करना है, इस खाली पोर्शन में आपने वेपर्स प्रोड्यूस करने होंगे, वेपर, वाटर वेपर या अल्कोहल वेपर। अच्छा वो वेपर हम कैसे, क्योंकि सिस्टम बंद है ना, तो आपने क्या करना है, आप इसका टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर हम कैसे कम करेंगे, इस पिस्टन को पकड़ के नीचे ले आएं, जैसे पिस्टन को नीचे ले आएंगे तो आपने पढ़ा होगा ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, क्योंकि जब आप पिस्टन को थोड़ा नीचे ले आएंगे तो स्पेस बढ़ जाता है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज द कूलिंग प्रोसेस, डू रिमेंबर। आपने नीचे करना है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाती है, मतलब स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो यूँ आप सिंपली कह सकते हो कि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो कूलिंग प्रोसेस की वजह से ये जो लिक्विड है वो कंडेंस होगा, जब ये कंडेंस होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर वेपर्स या अल्कोहल के वेपर्स मिलेंगे यहाँ पे इस खाली पोर्शन में। ये सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कहलाते हैं। सुपर सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है इस तरह से ये। अच्छा अब आप क्या करें, यहाँ से आपने क्या करना है, लाइट दें, ठीक है, लाइट आप यहाँ पे दें, ओके, या फिर आप इस इनलेट से आप यहाँ पे दें लाइट, आपकी मर्जी, यहाँ से दें तो सिंपली पास होगी, या यहाँ पे दें तो भी पास होगी। अच्छा जैसे लाइट पास होगी ना बाबा, तो पता क्या है, इन वेपर्स के साथ ये स्ट्राइक करेगी, वेपर्स के साथ स्ट्राइक करती है, तो वो उन वेपर्स के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, पानी के, वाटर के या जो भी अल्कोहल के, उनको ये आयोनाइज करते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब है ब्रेकिंग करना, तोड़ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने अल्फा रे भी देके देखे, हमने बीटा रेज भी देके देखे, हमने गामा रेज भी देकर देखा, तो हमें इन वेपर्स की आयोनाइजेशन का पता चला, जो कि आप कैमरा से देख सकते हो इस तरह से। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स का टेम्परेचर और भी कम करना है तो इस पिस्टन को और भी नीचे करो, जब आप और नीचे करोगे तो और एक्सपेंशन हो जाती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज अ कूलिंग, तो और भी कूलिंग होगी, तो फिर यूँ होगा कि वाटर वेपर और भी सुपर सैचुरेटेड बनेंगे। अच्छा ऑब्जर्वेशन कुछ किस तरह से की गई कि जब हमने अल्फा की बम्बार्डमेंट की तो हमें कुछ अल्फा का पैटर्न इस तरह से मिला कि अल्फा रे का आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होता है ना। तो बाबा अल्फा रेज का जो पैटर्न हमें मिला यहाँ पे ना, वो इस तरह से मिला कि थिक लाइन हमें ऑब्जर्व होके मिली। इन थिक लाइन का सिंपली मतलब ये है कि अल्फा रे ज्यादा से ज्यादा वेपर्स को आयोनाइज करते हैं, क्योंकि अल्फा का आयोनाइजेशन पावर कुछ ज्यादा होता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं अल्फा प्रोड्यूसेस लार्जर आयोनाइजेशन।
तो अल्फा रे की वजह से हमें कैमरा से हमने जब देखा कि यहाँ पे थिक मोटी सी लाइन बन रही है, ये इस चीज़ का सबूत है कि व्हेन अल्फा रे पासेस थ्रू द मीडियम, तो या अल्फा रे जब किसी स्पेस से या इस तरह एटम से स्ट्राइक करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पैदा करते हैं। तो ये थिक लाइन यहाँ पे जो मिली, दे आर क्लियर प्रूफ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया, बीटा रेज भी देखे। जब हमने बीटा रे देखा तो चूंकि बीटा रे काफ़ी ऐसे समझ लो लाइटर होते हैं, तो बीटा रेज देखकर हमें ये पता चला कि ज़रूर इन्होंने भी आयोनाइजेशन की है, पर रिलेटिव टू अल्फा रे बहुत कम की है, क्योंकि उनकी जो आयोनाइजेशन की वजह से जो लाइन बन रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, वो डिफ्लेक्शन यूँ समझ लो कि थिन लाइन्स बन रही थी। ये थिन लाइन इनका सबूत है कि इन्होंने बहुत कम तादाद में आयोनाइजेशन की है, और इनकी मोटी लाइन ये बता रही है कि बहुत बड़े तादाद में इन्होंने आयोनाइजेशन की है। तो आयोनाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व फॉर दिस वन। तो बीटा रेज के हिसाब से देखा गया कि ये आयोनाइजेशन ऐसे करते हैं। अच्छा, हमने प्रैक्टिस की गामा रेज के हिसाब से। जब हमने गामा रेज यहाँ पे दिए तो पता चला कि गामा रेज छोटे से सिंपल डॉट बना रहे हैं, और वो भी आसानी के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे हमने फिर क्या किया, इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए फोटोग्राफिक प्लेट भी अंदर इस्तेमाल की, और फोटोग्राफिक प्लेट से हमें पता चला कि गामा रेज जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन ऐसे समझ लो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि ये वो रेडिएशन है जो मज़े से पास होती हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, सुपर सैचुरेटेड जो आपके अंदर वेपर्स थे उनको कुछ खास नहीं किया। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं विल्सन क्लाउड चेंबर, जिसमें हम क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड वाटर वेपर की आयोनाइजेशन करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि आप विल्सन क्लाउड चेंबर के हिसाब से डिस्कस करते हो। अच्छा, आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर चेक करने के लिए एक और भी डिवाइस दिया गया था जिसका नाम है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और आपका गीगर काउंटर, क्योंकि सिर्फ एक ये डिवाइस नहीं था ऑब्जर्वेशन के लिए, हम गीगर काउंटर भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में आप सिंपली कह सकते हैं आप विल्सन क्लाउड चेंबर भी इस्तेमाल करते हैं। तो गीगर काउंटर में क्या होता है, गीगर काउंटर जो आमतौर पे इस्तेमाल किया गया उसमें क्या होता है, सो अब हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं बेटा। अच्छा बाबा, तो ये कि गीगर काउंटर में क्या होता है थोड़ा देख लो। पता क्या है, एक सिंपल सिलेंड्रिकल शेप है, या आपका सिंपली समझ लो एक मेटेलिक सिलेंडर है इस तरह से। अच्छा, जिसकी एक साइड पे आपने क्या किया बुनियादी तौर पे कि आपने इलेक्ट्रोड फिट किया है जो कि नेगेटिव कैथोड है आपका, और दूसरा जो साइड है ना यहाँ पे एक कैप है सिंपली, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस एक रखा है और यहाँ पे एक और टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया, दैट इज द एनोड, कैथोड और एनोड। अच्छा, ये कैथोड और एनोड के लिए ये है कि बाबा पाथ कंप्लीट नहीं है, जब पाथ कंप्लीट नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनका प्रेशर कम करते हैं, क्योंकि आपने क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जब आप लो प्रेशर की बात करते हो तो सम रेज आर अपीयरिंग टू मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दीज आर कॉल्ड एज कैथोड रे। याद है ना आपको, बिल्कुल इसी तरह की कहानी यहाँ पे भी है कि आपका कैथोड है इधर आपका, और सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये एनोड है, पर भले थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज दो फिर भी कुछ भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, प्रेशर कम करके देखा तो पता चला कि थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि लो प्रेशर पे हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा रे, बीटा रे या गामा रे जो है ना वो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। ये रेडियो एक्टिव रेज हैं जो मैंने यहाँ से दिए, इसके एक साइड पे हमने ये रेडियो एक्टिव रेज दिए। अच्छा, इन रेज ने क्या किया, अंदर जो आपने गैस भरी हुई है ना, इन गैस के पार्टिकल को या गैस के मॉलिक्यूल को ये आयोनाइज करते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है ना, तो फिर यूं आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ के आयन एनोड पे जमा होंगे, जब एनोड पे जमा होंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। इस करंट की मेजरमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एम्पियर मीटर कनेक्ट कर लो, आप गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लो, फिर हम बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल करंट होगा। ये करंट सर्जिकल या सर्जिकल करंट कहलाता है। अच्छा, सर्जिकल करंट का मतलब क्या है, ड्यू टू रेडिएशन जो एक बल्क में आपको करंट मिले, इसको हम बोलते हैं सर्जिकल करंट। तो ये करंट फ्लो हो रहा है, इस चीज का सबूत है कि अल्फा रे ने इन गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया और ये आयन वहां पे जमा हुए। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि कैथोड रे जैसे आमतौर पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कुछ आयन वहां पे जमा होकर हमें करंट की सूरत में मिले। गैल्वानोमीटर की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा दो। लाउड स्पीकर से पता है क्या है, शोर होता है ना थोड़ा बहुत,
अच्छा, जो ज्यादा शोर करेगा, मतलब जब करंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आयंस ज्यादा डिपॉजिट हुए। तो हमने देखा कि अल्फा रे ज्यादा शोर कर रहे हैं स्पीकर में या गैल्वानोमीटर में, अल्फा रेज की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है। सर्जिकल करंट अल्फा रेज का ज्यादा है क्योंकि अल्फा रेज ने ज्यादा आयोनाइजेशन की है, अंदर जो गैस भरी है ना उस गैस मॉलिक्यूल की। तो बाबा यही है कि आप अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के आयोनाइजेशन पावर को यूं भी चेक कर सकते हैं। तो दिस डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड एज गीगर काउंटर। गीगर काउंटर में क्या होता है, एक सिंपल वैक्यूम ट्यूब है जो कि क्रुक्स ट्यूब की तरह है। थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज देने से भी कुछ भी नहीं हुआ, लो प्रेशर किया फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेडिएशन इनलेट की, इन रेडिएशंस ने छोटे से गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया और ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे जमा हुए तो हमें एक करंट एक मिला, एक शोर मिला जो कि सर्जिकल करंट कहलाता है, बल्क में जो आपको करंट मिला। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज गीगर काउंटर, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अब हम आते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में। तो देखेंगे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये आपका तीसरा डिवाइस है। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर देखते हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को जरा देख लो, यहाँ पे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, पी एन जंक्शन। अच्छा, पी मटेरियल क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि पी टाइप होते हैं। पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होल होते हैं। एन मटेरियल है जिसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने क्या किया, पी या पॉजिटिव को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ और एन मतलब नेगेटिव को कनेक्ट किया पॉजिटिव। इसका मतलब आपने पोलैरिटी उल्टी लगा दी। जब हम पोलैरिटी उल्टी लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्यास। रिवर्स ब्यास, क्योंकि फॉरवर्ड ब्यास में क्या होता है, एक जैसे लगा लो, जैसा कि सेल हम लगाते हैं ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ही होता है ना बाबा। अगर आप उल्टा मिलाओगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि आप पॉजिटिव जो पी है वो नेगेटिव से मिला लो, एन को आप पॉजिटिव से मिला लो, तो ये उल्टा सीन हो गया। उल्टा सीन को हम बोलते हैं रिवर्स ब्यास। अच्छा, करंट होगा नहीं। अब हम ये करंट फिर भी पैदा कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, पी और एन मटेरियल के बीच में जो ये आपको बैरियर दिखता है ना, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। चैप्टर नंबर 16 में आप लोग ये पढ़ते हो। डिप्लेशन रीजन जो ये है, इस डिप्लेशन रीजन के ऊपर हम फायर करेंगे। किस चीज का फायर करेंगे, इन रेज का फायर करेंगे, अल्फा या बीटा या गामा। तो क्या होगा, डिप्लेशन रीजन टूटती है, ये एरिया टूटता है, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में मूव करते हैं। जैसे होता है ना कंडक्टर में पॉजिटिव करंट होता है कन्वेंशनल करंट और नेगेटिव करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल, क्योंकि ये होल पॉजिटिव हैं ये आपके नेगेटिव हैं, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, पर बीच में मीडियम था ना। हमने क्या किया, इन रेज को देकर इस मीडियम से हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। जब ये बैरियर यहां से टूट जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन होल के अंदर दाखिल होते हैं, तो यूं आप सिंपली कह सकते हैं कि करंट पैदा होता है। और ये करंट भी आप कह सकते हैं कि सर्जिकल करंट कहलाता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस लगाकर, गैल्वानोमीटर लगाकर आप मजे से डिफ्लेक्शन मालूम कर सकते हो कि ये करंट कितना है। अच्छा, या लाउड स्पीकर लगा लो, स्पीकर से पता चलेगा कि शोर ज्यादा किसका है। स्पीकर पे ज्यादा जो रेडिएशन ज्यादा शोर करेगी उसका करंट ज्यादा है। अल्फा रे हैवी हैं, भारी हैं, तो वो क्या करेंगे, डिप्लेशन रीजन में जो एटम है उनको धक्का देके ज्यादातर में बाहर निकालेंगे। जब डिप्लेशन रीजन टूट जाएगी तो करंट आएगा। बीटा रेज हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, उनका इतना रिकॉइल नहीं होता, उनका इतना असर नहीं होता, तो वो इतना असर नहीं दे सकते हमें। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि हम डिटेक्टर में कर सकते हैं। अच्छा देखें, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और गीगर काउंटर में ऑलमोस्ट एक ही चीज है, प्रिंसिपल एक ही है। फर्क क्या, वहां पे वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे पीएन जंक्शन है। वहां पे भी करंट नहीं होता था, इधर भी रिवर्स ब्यास में करंट नहीं होता। वहां पे करंट कैसे देते हैं, 1000 वोल्टेज दो और ऊपर से लो प्रेशर दो, जो कि मैंडेटरी होता है। यहां ये है एडवांटेज इसका, ये कि थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर वर्क्स फॉर वेरी स्मॉल वोल्टेज, दैट इज काइंड ऑफ 9 वोल्ट और 12 वोल्ट या आपके 6 वोल्ट इस पे काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सेम है। वहां पे हम करंट रेडिएशन देकर लगे लेते हैं या फिर भी हम करंट देते हैं, पर वहां पे प्रेशर और वोल्टेज की कंडीशन है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। जिसका करंट ज्यादा होगा आप सिंपली कह सकते हैं कि उसका ज्यादा आयोनाइजेशन पावर है, उसने ज्यादा आयोनाइजेशन की है। तो ये आप सिंपली कह सकते हैं, आपका सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया रेडिएशन के आयोनाइजेशन पावर करने के डिवाइसेस, ठीक है ना, ऑब्जर्व करने के डिवाइसेस। या करंट की वजह से होता है, वहां पे हम डिफ्लेक्शन या पाथ लेते हैं क्लाउड चैम्बर में,
ठीक बाबा। अच्छा, अब हम आते हैं इन रेडिएशन का इस्तेमाल क्या है। तो रेडिएशन काफ़ी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि इनका एक्सपोजर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोजर भी हम आमतौर पे करते हैं। अच्छा, एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर हम क्यों करते हैं? मिसाल के तौर पे बहुत सारे आपके रेडियोलॉजी खास तौर पे बाकायदा तौर पे एक डिपार्टमेंट है, जब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करो तो जैसा कि कैंसर है या किडनी होती है, तो आमतौर पे हम क्या है, रेडिएशन के जरिए या रेडिएशन को इस्तेमाल करके उनको डील करते हैं। तो देयर आर मेनी यूजेस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपोजर देकर, हम रेडिएशन का एक्सपोजर देके हम इस तरह से बहुत सारी जो बीमारी आप होती है, स्किन डिजीज से लेकर कैंसर से लेकर किडनी या जो आपका यूरिन प्रॉब्लम है उनसे लेकर बहुत सारे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उसके अलावा आपका रेडिएशन का आपके खाने में या जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके हिसाब से अगर बात करें तो उसमें भी इनका अच्छा खासा इस्तेमाल भी आप करते हो। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एज वेल। अच्छा, रेडिएशन का अपना डैमेज भी होता है। डैमेज का मतलब ये कि रेडिएशन की वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आपके सेल हैं, स्किन के सेल हैं, या जो अंदर आपके अंदर जो मेडिकल साइंसेस में आपने पढ़ा होगा, उनका डैमेज भी हो सकता है। तो एक्सपोजर के दौरान हम रेडिएशन के डैमेज की भी बात कर सकते हैं कि आप इंटेंसिटी सही तौर पे इस्तेमाल करो, उनकी फ्रीक्वेंसी सही तौर पे इस्तेमाल करो, वरना दे मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। या दूसरी माने में आप कह सकते हैं इनका ज़्यादातर डेथ तक कोई भी असर आप करा सकते हो या इफेक्ट इनका हो सकता है। तो बड़ा आपको प्रिकॉशन के साथ इन रेडिएशन को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप बुक में अपने किताब में थोड़ा ओवरव्यू कर लीजिएगा। थ्योरेटिकली इनकी चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, इनके अलावा बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस में इनके काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं। ये एज ए रेडियोएक्टिव ट्रेसर की तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ट्रेसर के अलावा इनका अपना जो है थेरापेटिक एजेंट जो मेडिसिन है या स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स हैं, उनके अंदर भी आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो बाबा ये है कि आप इसकी थोड़ा रीडिंग कर लेना, थोड़ा मेडिकल यूजेस हैं आखिर में, थ्योरेटिकल हैं सारे के सारे, ये आप थोड़ा देख लेना, काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, इनके अलावा इनके काफ़ी सारे और भी इस्तेमाल हैं, जैसा कि पॉलीमराइजेशन पर्पज़ में इस्तेमाल होते हैं, स्टेरिलाइजेशन या फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, गाजिंग एंड कंट्रोल में भी होते हैं, रेडियोग्राफी आपकी इस तरह से होती है, आर्कोलॉजी बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये कि देयर आर मेनी एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर, जो आपके अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हैं उनके काफ़ी सारे इस्तेमाल और भी हैं। तो ये कि आप किताब की थोड़ा बहुत रीडिंग कर देना, रीडिंग कर लेना, जो आमतौर पे इनके मेन यूजेज हैं खासतौर पे मेडिकल साइंस में, वो थोड़ा देख लेना। केमिस्ट्री में या फॉर सम केमिकल चेंजेस आल्सो हम इन रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। तो काम की बात जो मैंने आपको बता दी, थोड़ा थ्योरेटिकल है पोर्शन जो उसका आखिर में यूजेज का, वो आप खुद थोड़ा कवर कर लेना, वहाँ पे एज सच इतना नहीं आता, पर फिर भी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेना। दैट्स इट। चैप्टर 20 आपका 19 के साथ ही था, तकरीबन 19 में हमने बातें कर ली थी, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल यहाँ पे बातें थी जो कि अभी हमने डिस्कस की थी। दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। चैप्टर नंबर 19 अब आपका कंप्लीट हुआ।